बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजेस की तादाद बढ़ाने, आर्मी, फजाइया और नेवी तरमीमी एक्ट का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल पेश करने के दौरान कौमी असम्बली में अपोजिशन ने शदीद हंगामा आराई की, ताहम इस दौरान वफाकी वज़ीर कानून ने बिल के नुकात से आगाह किया। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब ने हुकूमत का मजीद कानून साजी का अमल 26वीं आनी तरमीम और पार्लियामेंट की तौहीन करार दिया है। सेनेट का इजलास भी जारी है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजेस की तादाद बढ़ाने समेत अहम बिल जो है मंजूर किए गए हैं, जबकि बात करें तो बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कहा गया है कि ये रूल्स के तहत नहीं मंजूर कराए गए। ये अब देखें अदालतों में क्या होता है और पार्लियामेंट में क्या होता है। लेकिन मैंने आज दिन में मेरी बात हुई जो इस अरेंजमेंट में मौजूद सियासी जमातें हैं, तो उनको ये वो 25 की बात कर रहे थे, 25 जज साहिबान होंगे, तो उनको भी क्लैरिटी नहीं थी कि 34 तक जाएंगे। और मतलब वो पूरी शक्ल जो है सुप्रीम कोर्ट की, वो ये बहुत बहुत अहम कानून साजी है कि मुल्क का अदालती निज़ाम जो है वो एक अरसर नौ। अच्छा, फिर हाई कोर्ट्स में और फिर उसके बाद सेशन कोर्ट्स में क्या, मतलब इसको भी देखते हैं। अभी मुझे इसकी क्लैरिटी नहीं है कुछ चीज़ों पे, तो मैं इस पर बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि मैंने वो एग्जैक्ट पूरा पढ़ा नहीं, तो उस पर कल हम कुछ बात कर सकेंगे कि अपॉइंटमेंट्स कैसे होंगी और वो जुडिशल कमीशन का इख्तियार होगा। मैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा हो सकता है कि हम एक वक्त में ना बढ़ाएं और ज़रूरत के मुताबिक बढ़ा लिया करें, तो वो कैसे तय हो। तो एक अभी उसमें थोड़ा सा देखना है कि ये किस तरफ जाते हैं। 3-4 बातें हैं जो मैं बार बार कहता हूँ। एक तो सोशल अनरेस्ट और ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है पूरे मुल्क में, और उसके बाद अब ये मामला जो है ये फॉरेन पॉलिसी पे असरअंदाज हो रहे हैं, और उसके साथ ही मईशत, और ये स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो ये बाकी बातें सारी एक तरफ रख देंगे। इन्वेस्टमेंट्स और ये सारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि स्टेबिलिटी कितनी होती है और एतमाद कितना होता है इन्वेस्टर्स को। अभी PIE का जो मामला हुआ, मुख्तलिफ बातें चल रही हैं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये कि वो आपके सामने ही है सारे मामला। तो ये इशूज़ हमारे जो हैं ये बड़े इस वक्त रियासत के बहुत मुख्तलिफ हैं, जिस अंदाज में हमारे अकाबरीन जो है वो इस वक्त ये सारे मामला जो है ना कि मतलब 32 हो जाएं तो क्या होगा, और अगर 40 हो जाएंगे तो क्या होगा। इशू तो ये है कि जो इंसाफ का पूरा सिस्टम है वो कहाँ पे खड़ा है इस वक्त मुल्क में। तो इसके ऊपर तो बड़ी प्रॉपर डिबेट होनी चाहिए थी, और अब देखें अभी आगे किस तरह से क्या होता है, क्या सिलसिला इसमें होता है। ये अदालतों में जाते हैं, मामला चैलेंज होते हैं। ये तो बिल है ना, तरमीम चैलेंज हुई हुई है, 26वीं तरमीम चैलेंज हुई है ना, तो ये तो अभी ये तो बिल है सादा अक्सरियत। देखते हैं, बहरहाल ये अल्लाह ताला खैर करेगा, ये निकलेंगे इस टर्मोइल से। 24 घंटे जी, 24 यानी एक दिन, और इस प्रोग्राम के ऑन एयर जाने तक मेरा ख्याल है कोई 7 घंटे या 8 घंटे तकरीबन अमेरिकन इलेक्शन। अच्छा, सारी दुनिया की जो नज़रें हैं और आने वाले दिनों में कैसे होगा, क्या होगा, पॉलिसी क्या होगी, कैसे होगी, वो जाहिर है कि दुनिया की सबसे बड़ी इस वक्त सुपर पावर अकलौती चाइना इमर्ज होके सामने आ रहा है। सबसे बड़ी मिलिट्री, सबसे लार्जेस्ट उनकी इकॉनमी, और वो किस तरह से आगे लेके चलते हैं अपनी पॉलिसीज़ को। तो अमेरिकन इलेक्शन ये गालिबन हिस्ट्री का सबसे अहम इलेक्शन है इस वक्त में, जब एक बहुत ही टर्बुलेंस है पूरी दुनिया में। टर्बुलेंस है और सामने दूसरे ब्लॉक्स खड़े हो रहे हैं, चाइना, रशिया। अभी उन ब्लॉक्स के भी मतलब दरमियान में कहीं जो है वो मिडिल पावर्स भी हैं ना, तो ये अभी वाज़ेह नहीं है कि वो ग्लोबल साउथ अल्टीमेटली उसने कहाँ जाना है, कैसे। अभी बड़ी बहुत अभी नक्शे तय पा रहे हैं कि कुछ मंजर कशी हो रही है कि कौन सा मुल्क किधर जाएगा, कैसे होगा, बैलेंसिंग एक्ट करना क्या आसान होगा मुल्कों के लिए, क्या नामुमकिन हो जाएगा। तो अमेरिकन इलेक्शन जो है इस मरहले पे, और जंगों के दरमियान अमेरिकन इलेक्शन हो रहा है।
अच्छा, अमेरिकन इलेक्शन अब देखें कैसी हालात हों, इलेक्शन अपनी टाइम पे होता है। देखें ना, पूरे इस वक्त कह सकते थे ना अमेरिका हालत जंग में भाई, तो ये इलेक्शन ऊपर नीचे कर दें, वो इलेक्शन अपने टाइम पे हो रहा है। और उसमें जो है 2-3 बातें बड़ी अहम। पहली बात तो ये है कि ये 50 रियासतें और 538 का टोटल फिगर, इलेक्टोरल कॉलेज 538, और 538 में जो मैजिक फिगर है वो 270 है, 270। तो 270 जिसको मिल गए इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स, वो चाहे कैमला हैरिस हो या वो डोनाल्ड ट्रंप हो, 538 में से 270 लेने हैं। और ये 1789 से ये जो है ये 60वां इलेक्शन है, ठीक है। अच्छा, 24 रियासतें थीं उस वक्त जब ये स्टार्ट हुआ है ना इलेक्शंस का ये तरीका इनका, और 16 डेमोक्रेट्स हैं, 19 रिपब्लिकन्स आए हैं। जॉर्ज वाशिंगटन किसी पार्टी के नहीं थे, ये बात पहले भी कह चुके हैं, उनके जो फाउंडिंग फादर्स में से। और उसमें जो है ना वो ये 1824 का इलेक्शन बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। 1824। जी। अच्छा, 1824 का इलेक्शन इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उस इलेक्शन में पहली दफ़ा एक था हैरिसबर्न पेंसिल्वेनियन, एक छोटा सा अखबार था, उसमें पहली दफ़ा जो है वो उस अखबार में ये शाया हुआ कि ये पोल क्या होता है। ये जो होते हैं ना राय आमा के जायज़े जो पूरी दुनिया में आ रहे हैं, तो वो अमेरिका में पहली दफ़ा पेंसिल्वेनिया का बहुत छोटा सा अखबार था। और ये उस वक्त शाया हुआ था कि जब वोट डालने का जो हक है वो सिर्फ सफ़ेद फार्म लैंडलॉर्ड्स को था, जिनके पास ज़मीनें हैं और जो बड़े यानी एक बहुत प्रॉपर। और साथ ही जो है वो चूँकि सिविल वॉर और ये सारा, तो अभी तक वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे लोग कि वाकई कोई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो उन्होंने अखबार जो है उन्होंने रब्ता भी उनसे ही किया जो एलीट ऑफ द एलीटेस्ट लैंडलॉर्ड्स थे, वाइट मैन। तो ना ख़वातीन के पास राइट था, ना जो स्याह फार्म या बाकी लोग उनके पास हक था। तो उनसे ही रब्ता किया उन्होंने और उनसे पूछा कि आप किसको वोट डालेंगे भाई 1824 में। अच्छा, 1824 में ये हुआ कि फिर वहाँ पर जो 2 कैंडिडेट्स आमने सामने थे, एक कैंडिडेट जो है वो तो उनके जंगी हीरो थे, ये एंड्रयू जैक्सन, और दूसरे जो हैं वो जॉन क्विंग एडम्स थे। तो उन्होंने जो है वो ये कहा कि इसमें 70% जो लोग हैं, हमने 70% लोगों से रब्ता किया है। और पहला जो पोल हुआ उनका अमेरिकन हिस्ट्री का, उन्होंने कहा पहला जो पोल हुआ उसमें उन्होंने अखबारें छाप दिया कि एंड्रयू जैक्सन जो है वो 70% लोग उसके साथ हैं। लेकिन जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आया, जो ईमान नुमाइंदगान जो हैं उन्होंने जॉन एडम्स को सदर चुन लिया। तो पहला पोल जो था वो अपनी जगह जबरदस्त होके साइड पर पड़ गया। अच्छा, लेकिन उसके बाद ही हो, अच्छा ये इलेक्शन इसलिए 1824 का इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले जो है वो यानी 1824 से पहले जो है वो जेम्स मॉनरो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के 1817 से 1825 तक। ये जेम्स मॉनरो जो हैं ये वो हैं जो कि एक तो आखिरी फाउंडिंग फादर्स में से आखिरी थे जो सदर बने, लेकिन फिर ये वो हैं जो मॉनरो डॉक्ट्रिन लेकर आए थे। अच्छा, मॉनरो डॉक्ट्रिन जो है ना वो आज तक एक तरह से उस पर अमल होता है, या वो कहीं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के अंदर कहीं मॉनरो डॉक्ट्रिन मौजूद है। और मॉनरो डॉक्ट्रिन जो थी उनकी, वैसे तो उन्होंने ये यूरोप के मुल्कों को कहा था, उस वक्त तो यूरोप के साथ फड्डा पड़ा हुआ था ना, उस वक्त चाइना या रशिया या बाकी तो यूरोप के साथ फड्डा पड़ा हुआ था अमेरिका का। उन्होंने आज़ादी भी जो है वो बरतानिया से ली थी। तो मॉनरो डॉक्ट्रिन जो था वो ये था कि जो कुर्रे अर्थ का जो मगरबी हिस्सा है निस्फ, वो अमेरिका का है।
यूरोप इधर आने की कोशिश ना करे, यूरोपीय मुल्क यहाँ से दूर रहें। तो मोनरो डॉक्ट्रिन जो है ना, ये फिर उस ज़माने के कार्टून इस तरह से थे कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये बरतानिया के अखबारों में फिर इस तरह से ये शाया हुआ था मोनरो डॉक्ट्रिन कि भाई जो मगरिब का जो आधा हेमिस्फीयर है, यानी कुर्रे अर्थ का आधा, वो अमेरिका का है, उधर कोई आने की कोशिश ना करे। ये बरतानिया अखबारात ने फिर कहा कि अच्छा, यूरोप के अखबारों में कार्टून छपे ये मोनरो डॉक्ट्रिन के ऊपर। अच्छा कि भाई ये, क्योंकि ये देखिए ना, अच्छा ये फिर ये भी छपा उसमें, ठीक है ना, मोनरो डॉक्ट्रिन, स्टॉप नॉर्थ अमेरिका, ये उस जमाने के कार्टून है, ठीक है ना। यू वोंट, व्हाट डू यू मीन बाय ऑफ लिमिट्स, उधर से यूरोप चीख रहा है, इधर से ये लाइन पड़ी हुई है, ये साउथ अमेरिका, स्टॉप, वो अगर बिल्कुल रुक जाओ, इधर कोई आगे, इससे आगे कोई यूरोप का मुल्क आने की कोशिश ना करे, कोई स्पेन, कोई पुर्तगाल, कोई फ्रांस, कोई जर्मनी, इधर उधर, वो स्टॉप। अच्छा वो अंदर ही बैठे हुए थे सारे, तो वो उन्होंने कहा कि एक मिनट ठहर जाए भाई, अभी तो नहीं निकले थे, बहुत सारी कॉलोनीज थी, स्पेनिश कॉलोनीज थी, बाकी थे वो सारे। तो बहरहाल एनीवे, तो मोनरो, तो जब ये मोनरो चले गए, जेम्स मोनरो, तो उसके बाद फिर ये 1824 का इलेक्शन हुआ, पहला इलेक्शन हुआ, इसमें वो पोल्स आए और पोल्स ज़बरदस्त हुए, लेकिन उसके साथ ही फिर आहिस्ता आहिस्ता ये शुरू हो गया सिलसिला, और ये सिलसिला चलता गया। और फिर उसके बाद जो है ना, इस यानी आज से कोई 90 साल पहले एक साहब थे, उनका नाम था जॉर्ज हॉर्स, उनके इनिशियल उनके फर्स्ट नेम जो था जॉर्ज हॉर्स था, लेकिन दुनिया जो है उनको उनके तीसरे नाम से ज़्यादा जानती है, क्योंकि उनका मुकम्मल नाम जो था वो था जॉर्ज हॉरिस गैलप। तो उन्होंने, वो माहिर शुमारियात थे अमेरिका के, तो उन्होंने जनाब ये किया कि उन्होंने पहली दफ़ा ये उनके नाम से गैलप पोल बना। ये जो गैलप पोल है, ये गैलप पोल एक प्राइवेट कंपनी है अमेरिका में, इसका वाशिंगटन में, इसका अगर आप जो लोग वहाँ रहते हैं उनको यकीनन पता है कि ये वाशिंगटन में एक बड़ी ज़बरदस्त इमारत है, और वो गैलप का हेडक्वार्टर है। और बहुत सारे मुल्कों में इनके फिर ऑफिसेस भी हैं। और इन्होंने जो है फिर गैलप जो है वो एक गैलप सर्वे पूरी दुनिया में गैलप सर्वे आ गया। तो जॉर्ज गैलप जो है वो 1935 में उन्होंने ये स्टार्ट किया था, अपनी कंपनी बनाई थी। उसके बाद वो फिर उन्होंने तरीका कि अच्छा जी पोल्स कैसे हैं, कहाँ पे गैलप पोल क्या कहता है फिर प्रॉपर एक जो है एक। लेकिन फिर पैसेज ऑफ टाइम ये हुआ कि इसमें फिर मीडिया भी आ गया, लेकिन कंपनीज भी आ गई, मुख्तलिफ कंपनीज और भी बन गई। कि मिसाल के तौर पे अगर ABC न्यूज़ है तो उसने फ़लाने अदारे के साथ मिलके ये पोल किया, अगर CNN है तो उसने इस एक कंपनी को हायर किया, उस कंपनी ने, और CNN ने किया, वाशिंगटन पोस्ट ने, और उस कंपनी ने किया। तो एक कंपनीज बहुत सारी बन गई, लेकिन उसमें से जो सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया में जिसका नाम मशहूर है वो ये अमेरिकन फर्म है जो कि गैलप है। जैसे ये WWF है, ये जो कुश्ती के मुकाबले होते हैं, तो WWF जो है ये इंटरटेनमेंट कंपनी है, ठीक है ना। लोग समझते हैं शायद कुश्ती के मुकाबलों को जो है ना वो WWF कहा जाता है। तो इसी तरह से ये जो है ये इंटरटेनमेंट कंपनी है, ये ध्यान में रखें। रेसलिंग की कंपनी नहीं है, इंटरटेनमेंट कंपनी है। लोग संजीदा हो जाते हैं उसकी कुश्ती देख के कि शायद वाकई कोई लड़ रहे हैं पहलवान आपस में। तो ये जो है एनीवे, तो ये अब उनके जो पोज फिर मीडिया के आने शुरू हो गए। अब वो जैसे एसोसिएटेड प्रेस ने 2016 में वो 4 दिन बाद ऐलान किया, 2020 में 4 दिन बाद ऐलान किया कि भाई बाइडेन जो है वो जीते हैं और ट्रंप जो है वो, लेकिन 2016 में उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस ने जो है वो फ़ौरन ही उसी दिन ऐलान कर दिया था कि ट्रंप जीत गए हैं, हिलरी क्लिंटन हार गई हैं। अच्छा, लेकिन आज बिल्कुल जो आखिर ये वक्त है ना, और वहाँ अमेरिका में ये होता है कि वो ये नहीं होता कि 48 घंटे पहले या आप वो इंतखाबी सरगर्मियाँ बंद कर दें। वो आखिर तक जो है वो तकरीरें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, अपीयरेंसेस, इधर उधर वो चलता रहता है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप उसको ख़त्म कर दें, पहले ख़त्म कर दें। तो वहाँ आज की सूरत हाल जो है वो सबसे ज़्यादा जो हैरान कुन है, जो पोल्स हैं, जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि संजीदगी
कितना कितना मुश्किल है इस वक्त अमेरिका के अंदर, और कितनी पोलराइज्ड और कितना बराबर। जो एनबीसी का पोल है, एनबीसी का जो पोल है उसने दोनों को 49% पे खड़ा कर दिया है, ट्रंप और कैमला हैरिस को। और कुछ रियासतें ऐसी हैं जहाँ पे ट्रंप आगे निकल गए हैं। और ट्रंप जो है उन्होंने एक इंटरव्यू ये भी दिया है, उन्होंने ये, आप देखें ज़रा, ये जो है ये एनबीसी का पोल है। अब एनबीसी का पोल ये कह रहा है कि जी ये जो है ये आज उन्होंने जारी किया है और ये 2 तारीख तक था, लेकिन वो कह रहे हैं कि 49 पे दोनों खड़े हैं। अच्छा, अब इशू ये है कि ट्रंप जो है उन्होंने अपने जो एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी गलती की थी 2020 में, मुझे ऑफिस नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे ऑफिस नहीं छोड़ना चाहिए था, 2020 में मैंने छोड़ के गलती की। और तमाम जो दुनिया है इस वक्त वो इंतज़ार कर रही है कि वहाँ पर इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या आता है, ट्रंप अगर आते हैं तो फिर क्या सूरत हाल डेवलप होती है, और ट्रंप अगर उनका हारने का ऐलान हो जाता है तो फिर क्या सूरत हाल डेवलप होती है अमेरिका में, और उसका जो एक इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया पे जाएगा। अच्छा, कल ही के दिन जो है, चूँकि ये जंगें तो छिड़ी हुई हैं, एक तो गज़ा का मामला, वो लेबनान और सारा वो इस वक्त रुक गया है, सीज़ फायर, और ये वो सब इंतज़ार कर रहे हैं कि 24 घंटे के बाद जो है ये क्या पिक्चर्स इमर्ज होकर सामने आती है। लेकिन कल जो है वो एक ऐलान हुआ है, और वो ऐलान जो है वो 2-3 बातें ऐसी हैं जो आज बड़ी इंटरेस्टिंग हैं रीजन के लेवल से, ज़ाहिर है कि अमेरिकन इलेक्शन पे। एक तो ये है कि जो ईरान है वो कल यानी इलेक्शंस के दिन ईरान जो है वो कोहसार और हुदूद, ये 2 सैटेलाइट्स कल के दिन, अमेरिकन इलेक्शंस के दिन, वो जो है वो रशिया उनके 2 सैटेलाइट्स को फ़ज़ा में छोड़ेगा। रशिया ईरान के 2 सैटेलाइट्स को कल फ़ज़ा में छोड़ेगा। यहाँ पे मैं कोट कर रहा हूँ प्रेस टीवी। अच्छा, रॉयटर्स 5th और 6th दोनों। अच्छा, ये मॉस्को में जो ईरान के सफ़ीर हैं उन्होंने इस बात का ऐलान किया है, और इसको फिर अरब मीडिया ने भी, अरब न्यूज़ में देखो तो रशिया टू लॉन्च 2 इरानियन सैटेलाइट, 7th स्लाइड अगर हम देखें, ये 5 नवंबर को 2 सैटेलाइट्स जो हैं, इनमें से एक कम्युनिकेशन का है और एक जो है मतलब दोनों जो है वो आप समझ लें कि वो यानी स्ट्रेटेजिक उनकी हैसियत बहुत ज़्यादा है, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT से रिलेटेड जो है वो मतलब ये दोनों सैटेलाइट्स इंपॉर्टेंट। लेकिन ये है कि ये रशिया सैटेलाइट जो प्रोग्राम है ईरान का, उसमें रशिया साथ आके, और कल का दिन उन्होंने चुना है कि कल ही वो ये जो खला में छोड़ेंगे। दूसरी जो चीज़ है, दूसरी जो बात है वो भी बड़ी संगीन है, वो ये कि वो तो नहीं ख़त्म हो रही वहाँ पे कोई सीज़ फायर, और वो तो सारा स्टॉल सब रुक गए हैं इस वक्त। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई अब ये जंग बंदी, और इसमें आज मगरबी किनारे पे बहुत बड़े फसाद हुए हैं, वहाँ पे कई गाड़ियों को आग लगा दी गई है, मकानों को, लड़ाई हो रही है ये वेस्ट बैंक में। उधर से जो है वो कई मिसाइल फायर किए हैं दोबारा हिजबुल्लाह ने लेबनान से, इधर से इन्होंने बैरूत के ऊपर और बाकी जगहों पे। तो एक बहुत टर्मोइल है, और यूनाइटेड नेशंस की जो उनकी जो उनका जो रिलीफ का काम करने वाले हैं UNRW, उनको बासाब्ता इसराइल की तरफ से इन्फॉर्म कर दिया गया यूनाइटेड नेशंस को कि ये जो है ये इस पे पाबंदी है, और अब उस पर पाबंदी है तो ज़ाहिर एड कौन लेके जाएगा, मदद कौन लेके जाएगा अगर इस सीज़ फायर होती है तो। मतलब अब हालात ज़रा बहुत ज़्यादा अब कशीदा हैं, और इसमें अब ये कल के दिन के बाद इवेंट्स किस तरह अनफोल्ड होते हैं ये देखना है। दूसरी जो बात है, अच्छा मोल्दोवा का इलेक्शन हुआ है तो वहाँ पर प्रो EU कैंडिडेट दोबारा जीत गई हैं, वो प्रो मॉस्को नहीं है। तो एक मतलब वेस्ट को एक बड़ा एक उनके लिए अच्छी गुड न्यूज़ है कि वो मोल्दोवा की जो प्रेसिडेंट हैं वो प्रो मॉस्को वहाँ पे चेंज नहीं आया, बल्कि प्रो EU या प्रो वेस्ट या प्रो अमेरिका जैसे भी कहें, तो वो वहाँ पे ये हुआ है। लेकिन उसके साथ ही एक और मामला बहुत संगीन है मेरा ख्याल में, और वो संगीन मामला ये है कि थोड़ी देर पहले
यूक्रेन ने ये कहा है, अभी इसकी ना तो नॉर्थ कोरिया ने इसकी कोई तस्दीक की है अभी तक, ना इसकी जो तस्दीक है वो कहीं रशिया की तरफ से हुई है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से ये कहा गया है, ये मैं उनके मीडिया को कोट कर देता हूँ, सेकंड अगर हम दिखा सकें, वो कह रहे हैं कि फर्स्ट नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स कम अंडर फायर, ठीक है, ये कर्स्क के इलाके में नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स जो हैं वो उनके ऊपर फायर जो है वो, और इसी को फिर अल अरबिया जो सऊदी अरेबिया से है वो इसी को थर्ड स्लाइड, बहुत सेंसिटिव, यूक्रेन अटैक्स नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स डिप्लॉयड नियर रशियन बॉर्डर, ऑफिशियल, ये एक ऑफिशियल ने अल अरबिया को भी बताया है, और ये जो है यही खबर जो है वो कीव से भी आ रही है। अब सवाल, अच्छा ये जो है अगर हम सेक्रेटरी ब्लिंकन की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान में रखें जो कि 31 अक्टूबर को उन्होंने की थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि 10,000 ट्रूप्स हैं जो कि नॉर्थ कोरिया के आए हैं, उसमें से 8,000 जो हैं वो ये बैटल जो फील्ड्स हैं यहाँ पे नॉर्थ कोरिया के मोबिलाइज हो गए हैं, डिप्लॉयमेंट्स हो गई हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो है इलेजिटिमेट टारगेट होंगे अगर ये बैटल के अंदर इन्वॉल्व हुए। और फिर उसके बाद ये बात हुई थी कि उन्होंने चाइना से बात की है, और लेकिन साथ ही फिर ड्रिल्स भी हुई थी जब जापानीज, साउथ कोरियंस और अमेरिकन जो एयर ड्रिल्स थी वो सारी हुई थी। लेकिन अब अगर ये बात दुरुस्त है, अगर ये दावा दुरुस्त है जो यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है, और जिसको ज़ाहिर है पूरी दुनिया फिर उसी को ले रही है ऑफिशियल्स को, कि नॉर्थ कोरिया की अगर ट्रूप्स पे अटैक हो गया है तो नॉर्थ कोरिया ज़ाहिर है कि इधर ही फिर लड़ेगा या कहीं और जंग छिड़ेगी। मैं वही मतलब इसके ये तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा सिनेरियो बन रहा है। तो ये जो है ये बहरहाल एक दूसरा फ्रंट है कि जिसके ऊपर तलखी बढ़ेगी। और ये जो कहना है ना कि वो ट्रंप फ़ोन उठाएंगे और उधर से वो पुतिन से बात करेंगे, ये ट्रंप की खाम ख्याली है बिल्कुल, और ऐसा इस तरह नहीं है। और मैंने ये कल भी बात की थी और आज मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इतना आसान ये यूक्रेन की जंग को बंद करवाना नहीं होगा, ख़ास तौर पे नॉर्थ कोरिया के आने के बाद, और ख़ास तौर पे रशिया और ईरान के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के दौरान, और ख़ास तौर पे इन इतलात के बाद कि तमाम हूतीज़ ने इनकार कर दिया। और वो जो 20 ममालिक का कोलिशन बना था, इसी साल बना था वो ये जो ये बना था जो बहरे अहमर के अंदर जो शिपिंग लेन्स ताकि खुली रहें, ये वो इत्तेहाद नहीं था जिसको लोग बहुत पहले के इस्लामी इत्तेहाद के साथ मिला रहे हैं, कि जो जिसमें बहुत से ममालिक दूसरे थे और अफ्रीका के ममालिक हो, जो जिसमें रईस शरीफ साहब यहाँ से गए थे। ये वो इत्तेहाद नहीं, ये वो इत्तेहाद है जो कि बना था शिपिंग लेन्स के ऊपर, लेकिन उसका कोई बात ही नहीं, क्योंकि मुल्क उसमें जाने को जाए। अभी ये क्लैरिटी नहीं है लोगों को कि ये हूतीज़ जो हैं, देखें हूतीज़ के साथ बहुत मुश्किल से बहुत कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेसी, और उसमें ओमान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। ओमान चूँकि मैं पहले बात कर चुका कि उसका बॉर्डर लगता है उनका यमन के साथ, खदरुल मौत के साथ, तो वो और वो इधर से दूर हैं सना से, और तो वो उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेसी हुई। उस डिप्लोमेसी में चाइना ने भी रोल प्ले किया, उस डिप्लोमेसी में अमेरिकन्स तो पहले ही हट गए थे ना पीछे, वो तो विड्रॉ कर गए थे, तो वो अमेरिकन्स का इंटरेस्ट नहीं था। अब ये फड्डा बीच में कौन ख़त्म करवाता, तो बीच में फिर चाइना पड़ा और ये ओमान, बाकी मुल्क पड़े, और इन्होंने मामला को ख़त्म करवाया। अब जो हूतीज़ के पास जो आर्म्स हैं वो कितने हैं, वो इसराइल तक हिट कर रहे हैं, तो अरब ममालिक तो इस वक्त ये देख रहे हैं कि भाई वो पहले तो ये था कि किसी अरब मुल्क के दारुल हुकूमत तक या किसी और शहर तक जाता था, अब वो जा रहा है इलाक तक, बल्कि हैफा तक जा रहा है, वो क्रॉस इतना आगे जा रहे हैं उनके मिसाइल्स, और वो बाकायदा उन्होंने 2 जहाज़ डुबो दिए। तो वो तो इस मुतहम्मिल नहीं हो सकता कोई भी मुल्क के वो ये फ्रंट खोले, और ना ही जो है वो, अच्छा अमेरिका को भी फ्रंट्स अपने बंद करने हैं, इतने सारे फ्रंट्स पे अमेरिका भी नहीं लड़ सकता एक वक्त में। फिर ताइवान उधर से ये, उधर से वो, उधर से नॉर्थ कोरिया तो स्लीपिंग जाइंट है, अचानक तो आएगा तो फिर पता नहीं किस तरह से वो इमर्जों के सामने आता है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और 4वीं-5वीं बड़ी फौज है दुनिया की उनके पास, और उसके बारे में मालूमात भी कम है क्योंकि वो क्लोज्ड सोसाइटी है, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे तो लोग नहीं जाते। तो ये है कि अभी ये कॉम्प्लेक्स हो गया मामला। अच्छा ईरान ने कल मैसेजिंग का दिन रखा है,
लेकिन साथ ही ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर में ख्याल से आजकल में एक आध दिन में वो पाकिस्तान भी तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन ये है कि वो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किसी किस्म का वेज नहीं हुआ, किसी किस्म की दरार नहीं पड़ी सारे मुल्कों के दरमियान, ख़ासतौर पे हुतीज़ के बारे में। और ख़ास तौर पे ये है कि और अभी तक मुल्क सारे इकट्ठे हैं, यानी इजिप्ट, टर्की, ये वो मुल्क हैं जो इस दौरान करीब आए हैं। यानी इजिप्ट और टर्की के ताल्लुकात का बहाल होना, इसी तरह से आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान बातचीत होना, इसी तरह से ईरान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात का बेहतर होना, इसी तरह से आप देखें तो कतर और सऊदी अरेबिया और ये तो पहले एक साथ हो गए थे, इसी तरह से बशारुल असद का वापस आना जो है अरब लीग के अंदर। तो ये सारे ऐसे मामलात हैं जो, और इसी तरह से ये एक तरह से जंगबंदी होना हुतीज़ के साथ, इसको ये फ्रंट दोबारा कोई नहीं खोलना चाहेगा। सब इसमें पीस किसी तरह से सीज़ फायर की बात हो रही है, लेकिन वो सीज़ फायर डिफ़िकल्ट होता जा रहा है रोज़ बरोज़ कैसे। और उसमें अब वो सूरत हाल भी नहीं है कि भाई हम फ़ोन करें और वो फ़ोन करके कहें कि भाई ये जो है ये ऐसा है कि, क्योंकि उसकी वजह ही है। मैं वक्फे में जाने से पहले एक मिनट इसको बात को कंप्लीट करूँ कि बहुत बड़ा एयर शो हो रहा है चाइना में, और चाइना में जो एक एयर शो हो रहा है, यानी डिफेंस एग्जीबिशन हो रही है, आप इसको इस तरह से लें। अच्छा, डिफेंस एग्जीबिशन जो चाइना में हो रही है शुआई के इलाकों में, तो वहाँ पे पहली मर्तबा जो है एक तो SU-57 रशिया का SU-57 स्टेल्थ फाइटर वो वहाँ पे चाइना पहुँचा है, और वो इस डिफेंस शो में वो प्रॉपरली जो है ये फर्स्ट चाइना का विजिट ये कर रहा है, और ये चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स को ज्वाइन करेगा। ये मैं ग्लोबल टाइम्स को कोट कर रहा हूँ। SU-57 रशिया का, 9th स्लाइड हम दिखा दें। SU-57 जो है ये चाइना के जो काउंटर पार्ट है उनको ज्वाइन करेगा। अच्छा, चाइना का जो काउंटर पार्ट है वो है J-15, और ये भी स्टेल्थ तैयार हैं, और ये जो है इनका मुकाबला है वो F-35 के साथ। अगर किसी ने इनकी डिटेल पढ़नी हो तो ये नेशनल इंटरेस्ट 10th मैं यहाँ पे ये रिकमेंड करूँगा कि ये 10th जो जिसमें एक कंपैरिजन है कि क्या F-35 के जो स्टेल्थ फाइटर्स हैं वो रशिया के SU-57 फेलन के साथ वो किस तरह से कैसे मैच करते हैं सारे, या ये कि बल्गेरियन मिलिट्री का जो 11th है, इन रेयर स्पेक्टिकल जो है ये J-35 J-15, अच्छा उनके भी J-35 हैं, ये ध्यान में रखें, सॉरी, मतलब है कि J-15 भी और J-35 भी, यानी SU जो 15 स्लाइड है SU-57 J-15 और J-35 ये उनके लेटेस्ट स्टेल्थ तैयार हैं, और ये वो हैं जो कि मद्दे मुकाबिल हैं F-35 के। F-35 तैयारों के मद्दे मुकाबिल जो तैयार रशिया ने और चाइना ने किए हुए हैं, तो वो जो है वो SU-57 है। अच्छा, अब इनकी डिटेल ज़ाहिर है रशिया से आप पूछें, रशियन लिटरेचर पढ़ेंगे तो कुछ और होगा, इसमें चाइनीज़ लिटरेचर पढ़ेंगे तो कुछ और होगा, अमेरिकन लिटरेचर आप देखेंगे डिटेल्स तो वो कुछ और होंगे, सब अपने। लेकिन जो है ये मतलब जो है ना, मतलब एक बड़ा रेयर होगा कि रशिया और चाइना दोनों के जो टॉप, ये 12 तारीख से स्टार्ट हो रही है ये, लेकिन वो जहाज़ पहुंच गए हैं अभी से, और ये यही दिन इन्होंने रखे हुए हैं। अब देखें ना, कल वो फायर, ये अपना फायर से मुराद ये कि इसको सेटेलाइट छोड़ेंगे ऊपर कला में लॉन्च करेंगे, और साथ ही जो है ये एयर शो में ये खबरें आना कि भाई दोनों अपनी पावर शो करेंगे, और ये करेंगे कहाँ पे, यकीनन ये पैसिफिक में ही करेंगे। अभी साउथ चाइना में करते हैं, ताइवान पे करते हैं, आगे पीछे कहीं भी, लेकिन ये कि ड्रिल्स शुरू हो रही हैं डिफेंस शो में, और ये हो सकता है कि ड्रिल्स ना हो, सिंपली वो सिर्फ दिखाएं वहाँ पे, उनका एक नुमाइश में दिखाया जाए। लेकिन ये बड़े इंटरेस्टिंग, और क्या नॉर्थ कोरिया की ट्रूप्स अंडर फायर आ गई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो खबर वहाँ से आ रही है। ब्रेक के बाद हम डिस्कस करते हैं मज़ीद। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने हुकूमत की मजीद कानून साजी के अमल को 26वीं आईनी तरमीम और पार्लियामेंट की तौहीन कहा है, तो उन्हें हुकूमत की नई कानून साजी से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? ये तो इसमें डिबेट होगी
कल तक ज़रा क्लैरिटी आएगी। मैंने आपसे कहा ना कि मैंने अभी तो शाम तक ये बात चल रही थी कि शायद जज साहिबानी, मैं बात उसी को दोबारा दोहरा रहा हूँ। ये जो असल बात है कि दुनिया पे कल के इलेक्शंस का क्या असर होगा। ट्रंप और चाइना, जो मैंने कहा ना कि चाइना के ऊपर कोई कैमला हैरिस हो या ट्रंप हो, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब है। और ट्रंप के लिए भी शायद बहुत आसान नहीं होगा, ये कोई वो 2016 वाली दुनिया अब नहीं है। अच्छा, एक बात बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग है कि ये 1845 में इलेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एक इसमें 1 मिनट की मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। 1845 में जब ये तय हुआ ना कि इलेक्शन किस दिन होगा अमेरिका में, तो उसमें उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो लिखा है फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे। ये नहीं लिखा कि फर्स्ट ट्यूसडे, ये लिखा है नवंबर का फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे। अच्छा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि उस ज़माने में ज़्यादा वो खेती बाड़ी करते थे लोग सारे, तो संडे को वो चर्च, मंडे को वो कहते थे कि भाई ये ट्रैवल के लिए आना पड़ेगा, तो वो तो वोट नहीं डाल सकेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद वेडनेसडे जो है वो मार्केट डे होता था, जहाँ पे ये अपने सामान वगैरह फ़रोख्त करते थे। और उसके बाद जो है वो थर्सडे को और फ्राइडे, ये दरमियान में उनके जो है वो मुख्तलिफ दिन होते थे जिनमें काम हो रहे थे, ये आगे पीछे दाएं में, तो एक ट्यूसडे बचा था, ट्यूसडे को उन्होंने कर दिया। लेकिन ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि खाली फर्स्ट ट्यूसडे भी तो हो सकता है ना, लेकिन फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे, ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। इसमें बड़ी बहस होती रहती है कि क्यों है, इसको आगे पीछे करें या ये वो। ये जो हमारा कैलेंडर है ना, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इसमें 1 नवंबर जो है वो साल का 305वां दिन होता है, और अगर लीप ईयर हो तो 306वां दिन होता है। 305वें और 300, यानी किसी सूरत, चाहे लीप ईयर हो या आम साल हो, 1 नवंबर को कभी ट्यूसडे नहीं आता। कभी इस कैलेंडर के मुताबिक मंगल का दिन 1 नवंबर को हो ही नहीं सकता। वो डोमिनिकन साइकिल है ना, तो वो 28 साल बाद चेंज होता है। अगर वो 29 साल बाद होता तो मंगल का दिन कभी 1 नवंबर को हो ही नहीं सकता। ये इस कैलेंडर की खूबी है। तो इलेक्शन जो है वो 2 से 8 तारीख के दरमियान होना है, 2 से 8 तक, ठीक है, क्योंकि पहली को ट्यूसडे पड़ आ ही नहीं सकता, किसी सूरत 1 तारीख को ट्यूसडे हो ही नहीं सकता। तो या तो 2 से वो शुरू करके 2 और 8 के दरमियान ही फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर द फर्स्ट मंडे होता है। और ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि कभी 1 नवंबर को ट्यूसडे नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये जो है, अब इसके ऊपर कई जगह तो बात होती है, वो कहते हैं जी फर्स्ट ट्यूसडे, लेकिन अगर आप अमेरिका में जाए ना इस वक्त, तो वो उसको जो ख़ास जो डिबेट्स हो रही हैं उसमें वो उसको डिस्कस करें कि फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर द फर्स्ट मंडे। तो अब अगर फर्स्ट करें कि वो जो है वो मतलब मंडे जैसे हो नहीं सकता ना, उससे एक महीने, पिछले महीने के अक्टूबर की आखिरी तारीख को मंडे नहीं हो सकता, क्योंकि उधर जो है वो ट्यूसडे ने आना ही नहीं है 1 तारीख को। तो ये एक कैलेंडर कुछ ऐसे है ग्रेगोरियन कैलेंडर के, उसमें उन्होंने फिर ये शामिल किया इंटरेस्टिंगली। और कई जगह तो बात होती है फर्स्ट ट्यूसडे, लेकिन असल में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये है, वो 2 से लेकर 8 तारीख तक कोई भी दिन हो सकता है। इस साल जैसे 5 है, वो 6 भी हो सकता है, 7 तारीख भी हो सकती है, वो 3 भी हो सकती है, वो पहली नहीं हो सकती, 1 नवंबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि मंगल होता ही नहीं है 1 नवंबर को। 1 नवंबर को मंगल का दिन हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात इसमें जो है तो ये है कि वहां पर जो न्यूयॉर्क पोस्ट है उसने भी कह दिया 49-49। कई रियासतें ऐसी हैं जहां पे ट्रंप आ गए हैं, कई रियासतें जो ये स्विंग स्टेट्स हैं, 7 जो बैटल स्टेट्स कह लें, स्विंग स्टेट्स कह लें, जहाँ पे ये जो साउथ की रियासतें और आगे पीछे जो पहले भी बात कर चुके हैं, तो ये इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। स्विंग स्टेट्स, ये इधर उधर
झूलती झालती रहती हैं, इनके वोटरों का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो है ये उनमें क्या फ़ैसला होता है, क्या किस तरह से तय होते हैं मामलात, ये आने वाले दिनों में देखना है। और ये अगर कोई कहे कि इसका कोई असर इंडिया पे नहीं होगा, पाकिस्तान पे नहीं होगा, चाइना पे नहीं होगा, सबसे बड़ी बात ये है कि मशरिक़ वस्ता या मगरबी एशिया या अफ्रीका पे नहीं होगा या चाइना पे नहीं होगा, उसमें हर जगह इसका, क्योंकि बिल्कुल मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं ट्रंप। अच्छा, और ये कि बिल्कुल ऐसे हैं साथ साथ, बिल्कुल ऐसे, मतलब होता है ना, ट्रंप इस तरह से नहीं हुआ था, वो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता कि ट्रंप जो है वो अपनी शिकस्त इस सूरत हाल में माने, जबकि एनबीसी कह रहा है 49-49, न्यूयॉर्क पोस्ट कह रहा है 49-49, कई जगह पर वो आगे। तो ये है कि ये इंटरेस्टिंग डेज कमिंग और ट्रेजिक डेज ऑल्सो, क्योंकि ये जो जंगें हैं बदकिस्मती से, और जो मैंने कल भी बात की थी कि जंगों से सिर्फ असला साज फैक्ट्रियाँ ही फ़ायदा नहीं उठाती, बल्कि और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ फ़ायदा उठाती हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।